खत्म होता है। अब आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फटाफट से स्ट्रक्चर ऑफ एटम करते हैं। आ जाओ। भैया शादी कब करोगे तुम? बेटा मार कब खाओगे मुझसे? है बेटा? बेटा तुम मार कब खाना पसंद करोगे मुझसे? है? ऐसा तो नहीं लग रहा मैं नींदों में हूं अभी, जैसे मैं नींद से उठ के आया था। भाई थक जाते हैं क्लास लेते लेते, तो मैं सो गया था, है ना? मैं सो गया था। ठीक है, हाँ करें अगला चैप्टर शुरू, करें अगला चैप्टर शुरू। बताओ बताओ भैया आपकी इनकम कितनी है? बहुत है बेटा बहुत। बहुत है बहुत, बहुत है बहुत बेटा बहुत, हद से ज्यादा। क्या बातें करते तुम, मेरी इनकम का तुम्हें क्या मतलब है? मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ाई करो, तुम भी मस्ती मजाक में तुम्हें पढ़ा देता हूं, इंजॉयमेंट से पढ़ाई करो। मेरा क्या मोटिव है? मेरा मोटिव है कि यू गाइस शुड गेट नॉलेज, नॉट बोरिंग। बोरिंग नहीं लगनी चाहिए पढ़ाई, ये मेरा मोटिव है। आई होप मैं वो मोटिव कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं वो तुम अच्छी तरीके से बता पाओगे, बट यस अपना एक रिश्ता है आपस में, अपना एक बॉन्ड बन चुका है यार, वो रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? है ना, सीरियल आता था पहले, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आ जाओ अगला देखते हैं, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी देखना बेटा, ये 100 करोड़ वो करोड़ मत लिखा करो, ठीक है? बताया तो है तुम्हें, 15-20 करोड़ के ऑफरों को तो रिजेक्ट कर चुका हूं मैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों के। ठीक है, क्या चीज है पैसा। आ जाओ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब देखना ये स्टार्ट कहां से होता है, ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है डेल्टन भैया से। डेल्टन भैया झूठे थे, डेल्टन भैया ने बोला था कि एटम आर इनडिविजिबल, बट फिर आया जेजे थॉमसन। जेजे थॉमसन आया 1897 में, बेटा डेट्स भी याद रखना। 1897 में आया जेजे थॉमसन, और उसने क्या करा? उसने करा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाता हूं। यहां पर उसने क्या करा, एक कैथोड रे रखी, यानी उसने इलेक्ट्रॉन्स को पास कराया, इलेक्ट्रॉन को यहां पर पास कराया। यह है कैथोड, यह है एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कहां से? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब यहां से जब उसने कैथोड रे पास कराई, इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर टकराए। यहां पर ना इस टेस्ट ट्यूब में ना एक लेयर थी, वो लेयर किसकी थी? लेयर थी आपकी जिंक सल्फाइड की लेयर थी। और जिंक सल्फाइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसमें नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो वो ग्लो करने लगता है, वो चमकने लगता है। तो यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हुए ना, तो क्या हुआ कि वो जो जिंक सल्फाइड है ना, वो ग्लो करने लगा, वो चमकने लगा, चमकने लगा, चमकने लगा। और यहां पर जे थॉमसन ने बोला कि एटम के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि यहां से उसने देखो, यहां से उसने एटम को पास कराया था, एटम पास हो रहे थे, यहां से एटम आ रहे थे, बट एटम यहां पर टकराया और यहां पर ग्लो होने लगा। इसका यह मतलब है कि एटम के अंदर कुछ तो नेगेटिव है, ठीक है। और उसी को जे थॉमसन भैया ने बोला, क्या? उसको उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन। अच्छा आप समझना बेटा, यहां पर दो नेसेसरी कंडीशन क्या होती हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की? दो इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखना। पहला क्या है? हाई वोल्टेज। जो वोल्टेज है ना बैटरी का, जो नीचे बैटरी लगी हुई है डायग्राम में, ये जो बैटरी है, वोल्टेज हाई होना चाहिए। और दूसरा क्या है? लो प्रेशर। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, तभी इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब इसने फाइनली क्या बताया? इन्होंने ये बताया क्या कि भाई एक पार्टिकल है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये चार्ज बेटा याद रखना, ठीक है। और ये माइनस का होता है चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये भी बताया कि जो मास है इसका वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इन्होंने ये दो चीजें बताई, ठीक है। अब इन्होंने बता दिया कि एक नेगेटिव चार्ज है। फिर एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, उन्होंने करा, उनका नाम था गोल्डस्टीन। क्या था बेटा? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन भैया आए और गोल्डस्टीन भैया ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या फिर हम इसे बोलते हैं कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। आपके सिलेबस में नहीं है ये, एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में नहीं है, बट नाम है कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किसने करा था? गोल्डस्टीन से। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से क्या आया? प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। उनको यह पता चला कि अच्छा एक पॉजिटिव पार्ट भी है एटम के अंदर, एक पॉजिटिव पार्टिकल भी है जिसका नाम है प्रोटॉन। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एकदम सेम है। इसका कितना है? इसका भी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, बट ये पॉजिटिव है और वो क्या था? वो नेगेटिव था। और ये भी पता चला कि इसको मास बहुत ज्यादा है,
इसका मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 2000 गुना है, 2000 टाइम्स द मास ऑफ। ठीक है, ये मासेस आपको याद नहीं करना बेटा, मासेस याद मत करना, मासेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मासेस मत करना यार, चलेगा चलेगा, मासेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पर आपकी दो डिस्कवरी हो गई थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। फिर बहुत बाद में एक बार न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। वो किसने करा? चैडविक। आजकल वो बनते ना चैड, चैड है ना, वो बच्चे होते ना आजकल, चैड हूं मैं तो वैसे उस समय पर एक चैड बंदा था जिसका नाम ही चैडविक था, जेम्स चैडविक। तो सोचो कितना चैड होगा वो उस समय पर। तो जेम्स चैडविक जी आए और उन्होंने 1932 में, बहुत बाद में जाकर, किसकी डिस्कवरी करी? एक न्यूट्रल पार्टिकल की जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, और उसको उन्होंने बोला क्या? उसको उन्होंने बोला न्यूट्रॉन। उन्होंने बोला न्यूट्रॉन एक ऐसा है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है बेटा, डन डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? बताओ बताओ। और फिर उन्होंने यह भी बोला कि अगर हमें किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करना है ना, तो मास इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है। तो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का मास निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ दूंगा। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने के बाद जो सम आएगा, वही मेरा टोटल मास होगा किसी भी एलिमेंट का। इलेक्ट्रॉन से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ आ जाओ। यहां तक डन है बेटा? बताओ जल्दी, यहां तक डन है? क्लियर है? अब हम कुछ मॉडल्स के ऊपर बात करें। एक मिनट, हाँ भाई, कुछ मॉडल्स के ऊपर बात करें, बताओ। ठीक है भाई, आ जाओ। देखो मॉडल्स, देखो बेटा, कुछ 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 मॉडल्स हैं। क्या? पहला मॉडल आया जे थॉमसन भैया का। जे थॉमसन भैया थे बड़े शौकीन वाले आदमी। उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें पता है एटम कैसा दिखता है? मैंने पूछा कैसा दिखता है? जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन। मैंने कहा हाँ। जैसे वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट होता है ना, रेड पार्ट, वो तो है पॉजिटिव पार्ट, और जो उसके बीज होते हैं ना, बीज, वो है ब्लैक कलर के, वो है नेगेटिव पार्ट। एटम भी ऐसा ही दिखता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है ना ओवरऑल, और जो नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल, वो दोनों बराबर होते हैं, यानी एटम इज न्यूट्रल। तो उन्होंने क्या बताया? उनका था क्या? प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू रेड ईडेबल पार्ट जो हम खा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन है ब्लैक सीड्स। तो इसका कंक्लूजन क्या था? पोस्टुलेट्स क्या थी? याद रखना, जे थॉमसन मॉडल की पोस्टुलेट्स क्या है? एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अगली चीज, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। मैंने कहा ठीक है जी, आगे बताओ। फिर आए हमारे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आएगा यहां से। रदरफोर्ड आया और उन्होंने बोला ओए सुन मेरी बात, ये जो थॉमसन था ना, थॉमसन, ये तो झूठा था। मैंने कहा अच्छा, आप बताओ, आप सच्चे हो तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिसका नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड जी ने क्या करा? उन्होंने यहां से हीलियम पार्टिकल्स को थ्रो करा। हीलियम पार्टिकल, या फिर हम बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? ये अल्फा का साइन होता है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम के डबल चार्ज पार्टिकल, यानी He2+। हीलियम के डबल चार्ज पार्टिकल, अभी इतना आपको समझना है, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम के डबल चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो वो पार्टिकल को यहां से उन्होंने थ्रो करा। यहां पर उन्होंने गोल्ड फॉइल ली, और बहुत पतली फॉइल ली। पतली फॉइल क्यों ली? क्योंकि उन्हें हीलियम पार्टिकल्स को पास करवाना था। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे हीलियम पार्टिकल तो पास कर गए, पास कर गए, पास कर गए। कुछ पार्टिकल क्या हो गए? अपने रास्ते से डेविएट कर गए, डेविएट कर गए, डेविएट कर गए। और बहुत कम पार्टिकल्स वापस से बाउंस बैक कर गए, वापस से बाउंस बैक कर गए। यानी उन्होंने क्या करा? उन्होंने अल्फा पार्टिकल को थ्रो करवाया। कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन नहीं, ऑब्जर्वेशन क्या आई? ऑब्जर्वेशन थी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट। अगला, देयर वाज अ डिफ्लेक्शन एट द स्मॉल एंगल, कुछ डिफ्लेक्ट करे। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल रीबाउंडेड। रीबाउंडेड यानी समझते हो? रीबाउंडेड यानी समझते हो? बास्केटबॉल में होता है ना रीबाउंड, रीबाउंड, हाँ, मतलब वापिस आ गया आपकी तरफ। ठीक है, हाँ। तो अब इससे हमारी फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि जो एटम है ना, गोल्ड फॉइल के अंदर एटम थे, तो जो एटम की जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होती है ना, वो एम्प्टी होती है, इसलिए पार्टिकल्स आर पार हो गए, है ना। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। अगला,
एटम में एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा डेंस है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और उसको नाम दिया गया क्या? न्यूक्लियस। यानी बड़े से एटम के अंदर एक छोटा सा पोर्शन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और जिसके पास सारा का सारा मास है, उसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। ये क्या है? ये इसके कंक्लूजन है। क्या बात समझ में आई? अब मेरे मन में एक सवाल आया कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को क्यों यूज करा था? और ये मेरे मन में नहीं आया, तुम्हारे पेपर में भी सवाल आएगा। गोल्ड फॉइल को क्यों यूज करा? कोई बता सकता है? क्या उसमें बहुत पैसा था? क्या अमीर था क्या वो? नहीं, गोल्ड फॉइल को उसने इसलिए यूज करा बेटा, याद रखना, क्योंकि गोल्ड फॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है, गोल्ड इज दी हाईली मैल्लिएबल, यानी उसको पतली सी थिन शीट के अंदर कन्वर्ट करना था, और गोल्ड कैन बी इजीली कन्वर्टेड। इसलिए आ गया समझ में? चमका? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो फाइनली, अगर मैं बोलूं कि फाइनली मॉडल क्या है रदरफोर्ड का, ये जो मॉडल है ये मॉडल क्या है, तो याद रखना फीचर्स तुम्हें याद रखने। फीचर्स क्या है? पहला, एटम हैज द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विद द मोस्ट ऑफ इट मास, यानी एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, एक सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें सारा का सारा मास है। अगला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिफाइंड ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं कहां पर? आपके न्यूक्लियस के अराउंड। और आखिरी, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, नन्ना मुन्ना, एकदम छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, अब भाई इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और वो ड्रॉबैक्स किसने बताए? कोई बता सकता है? वो बताया बोर भैया ने। अब आए बोर भैया, और बोर भैया ने बोला ये जो रदरफोर्ड है ना ये झूठा है। मैंने कहा है, प्रूव करो। तो इन्होंने बोला ड्रॉबैक है इसके में। मैंने कहा क्या ड्रॉबैक है? रदरफोर्ड बोल रहा था इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। मैंने कहा बिल्कुल घूमते हैं। अब इमेजिन करो अगर कोई चीज घूम रही है, रोटेट हो रही है, तो वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालता रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल निकालेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी तो वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। और अगर वो न्यूक्लियस में आके गिर गया, इसका तो साफ मतलब है कि कोई भी एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट एटम तो एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा बात तो सही है, बात तो पतेगी ना भाई, बात तो पतेगी है। एक बच्चा लिख रहा सब झूठे, सब झूठे सब झूठे। हाँ, यानी क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा न्यूक्लियस के अराउंड तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा और लास्ट में जाकर वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने बोर भैया से पूछा तो आप सच्चाई बता दो, आप सच्चाई बता दो। तो फाइनली आ जाता है बोर की 4 पोस्टुलेट, और ये पोस्टुलेट आपको याद रहनी चाहिए। बोर की 4 पोस्टुलेट। बोर ने पहले क्या बोला? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेबल ऑर्बिट, यानी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होता है ना तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं करता, अपनी एनर्जी को बाहर नहीं निकालता, इमिट नहीं करता। एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका जब भी एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो उसमें एनर्जी को रिलीज नहीं करता। दूसरी चीज, ईच ऑर्बिट हैज द डिफाइंड एनर्जी, यानी हर एक ऑर्बिट के पास एक डिफाइंड एनर्जी है, और हमने जो हर एक ऑर्बिट है उसके नाम दे दिए हैं के, एल, एम, एन, है ना। जैसे आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पहले है के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल। ठीक है, के एल एम एन। ठीक है, अगला क्या है? अगला है एन इलेक्ट्रॉन इमिट्स और अब्सॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, यानी अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को गेन करेगा या लूज करेगा, दोनों ही केसेस में वो अपनी पोजीशन को बदलेगा, यानी वो ऑर्बिट को स्विच करेगा। और आखिरी चीज क्या बताती है? जब भी आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा तो वो बड़े वाले ऑर्बिट में जाएगा, बड़े वाले ऑर्बिट में, यानी यहां पर है तो आगे आएगा, एल में आएगा, आगे आएगा, और अगर वो एनर्जी को लूज करेगा तो वो पीछे जाएगा, पीछे जाएगा। क्या ये 4 रूल समझ में आए? अगर आए तो फटाफट से चैट के अंदर मुझे एक बार पी के लिखो, फटाफट से। आ गया बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है बेटा, आ गया समझ में। चलो अब यहीं पर ही देखो एक छोटा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? अगर आपको किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखोगे कि उस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टेबल, यानी आपका एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के अंदर, मतलब नॉर्मली एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन।
देखो इसके कुछ रूल्स हैं बेटा, ध्यान से समझो। पहली चीज, हर एक शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, वो एक रूल से पता चलता है। वो रूल है 2n²। यानी n क्या है कि कौन सा शेल है। जैसे k है आपकी पहली शेल, l है सेकंड शेल, और आपकी m है तीसरी शेल, और n है चौथी शेल। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो k शेल के अंदर मेरे आ सकते हैं कितने, यहां n की वैल्यू 1 पुट करो, कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर मैं l की बात करूं तो यहां पर n की वैल्यू 2 पुट करो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली m बताओ, m में 3 पुट करो, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और n में वैल्यू 4 पुट करो तो ये आ जाएगा 32। यानी ये है मैक्सिमम लिमिट कि इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। ये मैक्सिमम है कि के 2 ही लेगा, या 8 ही लेगा, या 18 ही लेगा, और ये 32 ही लेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है 2n² का। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा क्या होता है, रूल समझना बेटा। रूल क्या है, आउटर मोस्ट शेल में, जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। एग्जांपल से समझाता हूं, चलो आओ। सबसे पहले लिखो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है, सबको याद हो गया होगा अभी तक, 13। अब क्या करो, सबसे पहले मतलब 13 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन तो के शेल को दे दो, तो के शेल को तो दे दे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर अगला क्या है, एल को दे दो 8 इलेक्ट्रॉन, एल को दे दो 8 इलेक्ट्रॉन। बचे कितने, बचे 3, तो 3 दे दो किसको, 3 दे दो अपने एम शेल को। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,3। कितना हो जाएगा, 2,8,3। क्या बात समझ में आई, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं अब कि क्या एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी, क्या हम वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भैया, देखो, अगर ये जो तुम देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इनमें से कोई भी है तो वही आपकी वैलेंसी होगी। जैसे कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी 3 होगी, ठीक है, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर मान लो यहां पर 3 की जगह 5 होता, 6 होता, 7 होता, या 8 होता, तब क्या करोगे, तब वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी 8 - 5 या फिर 8 - 6। नहीं समझ आया, कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे को आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, कोई और कंपाउंड बताओ, किसका एग्जांपल लिया जाए बेटा, कोई और बढ़िया सा कंपाउंड बताओ। सल्फर ले, सल्फर का नंबर क्या होता है, 16। लो भाई आ जाओ, पहले 2 दे दो के शेल को, ठीक है, फिर एल शेल को दे दो 8, एल शेल को दे दो 8, बचे कितने, 6 बच गए। 6 किसके पास जाएंगे, एम के पास। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है 6, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी बताओ जल्दी। मैंने क्या बोला, जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो 8 में से माइनस कर देना, 8 - 6 = 2। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी क्या, 2। आया समझ, अरे -2 नहीं, 2। हाँ, 8 में से माइनस कर दिया, डन, क्लियर, सिंपल है। बट अब थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन कराता हूं। मान लेते हैं हम किसको लिया जाए, थोड़ा सा टफ टाइप के, उसको लिया जाए पोटेशियम को। पोटेशियम होता है 19। इसका बताओ। देखो बच्चे क्या करेंगे, 2 दे देंगे, 8 दे देंगे, अब बचा कितना, 9 बचा, तो आखिरी शेल को 9 दे देंगे। बट मैंने बताया था लास्ट शेल शुड नॉट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, आखिरी शेल को 8 ही देंगे, 8 से ज्यादा हम दे ही नहीं सकते, और जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो अगली वाली शेल को दे देंगे, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2 8 8 1। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है बेटा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। चल आ जाओ, ये आपका ये वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब बढ़ रहे हैं चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है क्या, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। देखो बेटा, जब भी हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं ना, तो हम कैसे लिखते हैं, एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, एक्स, ए और जेड, ठीक है। ए का मतलब होता है एटॉमिक मास नंबर, ए है मास नंबर और जेड है एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है, बेसिकली दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
तो यानी ये जो मास नंबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ोगे तो मास नंबर आ जाएगा। ये Z क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो ये होगा, और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, ठीक है, डन डन। ऐसे हम एक एलिमेंट को लिख रहे होते हैं। ये क्या है? मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर। अब देखो आइसोटोप आइसोबार क्या होते हैं। पहली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में बिल्कुल सवाल आएगा। आइसोटोप होता है, याद रखो, आइसोटोप, टोप यानी टॉप, तो ट्रिक से याद रखो, आइसोटोप में टॉप बदलेगा, यानी जो ऊपर की वैल्यू है वो बदलेगी, यानी मास नंबर बदलेगा। ये तो सेम रहेगा बट मास नंबर बदलेगा, तब वो कहलाता है आइसोटोप। तो याद रखना, एटम विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जब मास नंबर बदलेगा, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मास नंबर बदलेगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बेटा 3 आइसोटोप होते हैं, नाम याद रखना। प्रोटियम, प्रोटियम क्या होता है? 1 1, ठीक है। फिर होता है ड्यूट्रियम 1 2, फिर आता है आपका ट्राइटियम 1 3। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये तीनों डिफरेंट है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ये याद रखना। याद रहेगा? सही बताओ, भूलोगे तो नहीं? हाँ बहुत बढ़िया, तो याद रहना चाहिए। अब आइसोटोप जो होते हैं ना, याद रखना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप की हमेशा सेम रहती है। क्यों? क्योंकि भाई देखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो प्रॉपर्टीज भी तो सेम रहेंगी, तो हमेशा प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। ठीक है, इनके कुछ यूजेस हैं, आइसोटोप के यूजेस हैं। यूजेस क्या क्या है, पेपर के अंदर बिल्कुल पूछे जाएंगे, ध्यान से सुन लो। यूरेनियम और प्लेटेनियम, ये न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स के अंदर काम आते हैं। ये क्या है? ये आइसोटोप है। यूरेनियम का आइसोटोप काम आता है कहां पर? आपका न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर। कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है, और आयोडीन का जो आइसोटोप है वो थायराइड के ट्रीटमेंट के अंदर काम आता है। यानी आइसोटोप्स मेडिकल यूजेज के अंदर काम आ रहे होते हैं। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार यानी अब टॉप तो सेम रहेगा बट बेस बदल जाएगा, बेस बदल जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ये देखो, लिख भी रखा है, आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम। तीनों का जो एटॉमिक नंबर होता है वो अलग अलग है, बट मास नंबर तीनों का क्या है? सेम है। तीनों का क्या है? सेम है। ठीक है भाई, इनको हम बोलते हैं क्या? आइसोबार। याद रखना, आइसोबार की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। एक डिफरेंस दिखा देता हूं आपको आइसोबार और आइसोटोप में। देखो, आइसोबार क्या होते हैं? केमिकल एलिमेंट विद द सेम मास नंबर, आइसोबार। और आइसोटोप क्या होता है? जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। अगला, एटॉमिक मासेस आर इक्वल, और यहां पर एटॉमिक मासेस जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। आइसोबार हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोबार की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, इनकी अलग होती हैं। और आइसोबार की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और इनकी सेम होती हैं। ये बस आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ और चीज याद करने की जरूरत नहीं है। क्या यह बात यहां तक हमें समझ आ गई है? वैलेंसी देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अलग अलग चीज है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? आउटर मोस्ट शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी क्या है? अगर आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो क्या करना है? 8 में से माइनस कर देना, 8 में से माइनस कर देना वैलेंसी निकालने के लिए, वरना वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बराबर होगी। ठीक है,